हेलो। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी भाई बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 27 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल था, एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियां और गाय दोनों देखता है। वह कुल 30 शेर और 74 पैर गिनता है, ये मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है। किसान के पास कितनी मुर्गियां हैं? ठीक है, एक किसान अपने खेत में गाय और मुर्गियां देखता है। वह कुल सिर 30 देखता है और 74 पैर देखता है। ठीक है, ये मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है, तो किसान के पास कितनी मुर्गियां हैं ये बताना है। तो हम ये मान लेते हैं कि किसान के पास ये है हम मान लेते हैं किसान के पास टोटल जो जानवर है ना वो सारे की सारे मुर्गियां हैं। ठीक है, तो अगर सारी मुर्गी होंगी तो 30 सिर हैं। अगर 30 सिर हैं तो टोटल पैर कितने होंगे? अगर सारी मुर्गी होंगी तो 60 पैर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम मान लेते हैं कि उसके पास सारी गाय हैं। अगर उसके पास सारी गाय होती तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 30 सिर हैं तो कितने? 120 पैर हो जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि वो पैर कितने गिनता है? 74। हम इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है ना, एलिगेशन मेथड। यानी 74 पैर हैं। अगर हमने टोटल हैन मान ली तो टोटल 60 पैर हो जाते हैं। अगर टोटल गाय मान ली तो 120 पैर हो जाते हैं। लेकिन वो कहता है उसने 74 पैर गिने हैं, ठीक है ना, तो इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं। ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से ये घटता है, यहाँ आ जाता है 14 आ जाएगा। ठीक है, और 120 में से 74 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। और ये 4। ठीक है ना, ये तो ये जो है ना, ये टोटल जानवरों की संख्या का रेशो आ जाएगा। ये 23:7, यानी 23:7। यानी टोटल जो जानवर हैं वो कितने हैं? 23:7। 23 और 7 टोटल कितने हैं? 30 जानवर हैं। यानी 30 जानवर हैं तो 30 टोटल के सिर थे उसके। 30 की वैल्यू 30 आ गई, यानी एक की वैल्यू एक आ जाएगी। तो टोटल जो मुर्गी होंगी वो 23 होंगी, और टोटल जो गाय होंगी वो 7 होंगी। तो हमसे क्या पूछा गया था कि कितनी मुर्गियां हैं? तो जो मुर्गियां हैं ना वो 23 हैं, और जो गाय है वो 7 हैं। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी 2000 मूल्य की एक वस्तु पर 20% और x% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। ठीक है, यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 रुपए है तो x ज्ञात कीजिए। यानी जो उसने दूसरी वाली जो छूट दी थी ना उसकी वैल्यू पूछिए। x% की छूट देता है ना, तो दूसरी जो छूट थी उसकी वैल्यू पूछिए वो कितनी है। ठीक है, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल कितने परसेंट छूट मिली। यानी जो वस्तु थी वो 2000 की थी। ठीक है, और वो बिकी कितने में? 1280 रुपए में। तो 2000 माइनस 1280, 2000 माइनस 1280 कितना हो जाएगा? 700 और 20, 720 हो जाएगा। कितना? 720। तो टोटल 720 रुपए की उसको छूट मिली, कितने रुपए पे? 2000 रुपए पे। तो 100 पे कितनी टोटल परसेंटेज छूट ऐसे ही निकालते हैं ना, तो 100 पे उसको छूट मिल जाएगी 36% की। 36% की उसको टोटल छूट मिली। तो पहली छूट तो 20% थी। ठीक है, अब ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर पहली छूट 20% थी, दूसरी छूट 25% होगी, तो कितनी हो जाएगी? 20 और 25 45, और -5 40%। ये वाला ऑप्शन लेंगे 40 हो जाएगी। ये नहीं होगी, 33 नहीं होगी, ये छूट बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, 10% देखते हैं। पहली छूट 20% थी, दूसरी 10 होगी। 10 और 20 30 हो जाएगी, और -2 28%। ये भी नहीं आएगा, इससे 28% आ रहा है। 20% इसका सही आंसर होगा। पहली छूट भी 20% थी, दूसरी भी 20 थी, तो दोनों छूट अगर 20% होंगी तो सक्सेसिव क्या होता है? 20%। अगर छूट की बात हो रही है ना, तो 20% माइनस 20% प्लस 400/100%, तो कितनी हो जाएगी ये? 40%, और प्लस का 4% माइनस का 40%, तो ये कितनी छूट आ जाएगी? 36%। माइनस इसलिए लिया है कि ये छूट दे रहा है, तो 36% की छूट ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 20% होगा एक्स की वैल्यू। अगला सवाल देखते हैं। ए किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 रुपए का निवेश करता है, जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 रुपए का निवेश करता है। ए और बी के लाभ का विभाजन का अनुपात क्या होगा? यानी उनका जो लाभ होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये पूछा है। ठीक है, ए है और एक बी है। ठीक है, ए 8 महीने के लिए 50,000 रुपए निवेश करता है, 8 महीने के लिए 50,000 रुपए निवेश करता है। ठीक है, और बी 6 महीने के लिए 80,000 रुपये निवेश करता है। तो जो प्रॉफिट होता है ना वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो होता है।
तो इन्वेस्टमेंट ये था और टाइम ये था, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, ठीक, और ये 8 से ये वाला 8 कट जाएगा, यानी जो उसका प्रॉफिट का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:6, यानी 5:6 अनुपात में उनका लाभ जो है वो विभाजित होगा, यानी लाभ इतने में डिवाइड हो जाएगा इस अनुपात में। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसके लागत मूल्य पर, यानी निर्माता के लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक निर्माता है वो किसी दुकानदार को 25% के लाभ पर कोई वस्तु बेच देता है। यहाँ तक इतनी बात हो गई। फिर वो दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपए में बेच देता है। जो दुकानदार ने निर्माता से कोई वस्तु खरीदी थी वो 500 रुपए में किसी ग्राहक को बेच देता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। दुकानदार को 500 रुपए में वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, वो भी किस पे होता है? विक्रय मूल्य पर होता है। तो वस्तु के लिए निर्माता का मूल लागत मूल्य क्या होगा? यानी जो सीपी होगा उसका ओरिजिनल, जो ये निर्माता को जो सीपी पड़ा होगा वो पूछा है कि इसके लिए सीपी क्या होगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं। पहले उसने दुकानदार को वस्तु बेच दी, दुकानदार ने 500 रुपए में एक ग्राहक को बेच दी 20% के लाभ पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और सी एस पी पर बेची थी, यानी एस पी 5 होगा तो एक का प्रॉफिट लिया होगा उसने, एक का प्रॉफिट लिया होगा। तो जो वस्तु का सीपी होगा, सीपी कितना रहा होगा? फिर सीपी 4 रहा होगा, एस पी 5 है, एक का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सीपी। ठीक है, तो एस पी 5 है और सी प्रॉफिट एक है, तो सीपी कितना होगा? 4। अब वो कहता है उस वस्तु को ग्राहक को 500 रुपए में बेचता है, यानी 500, ये 5 की जो वैल्यू है ना वो 500 रुपए है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए, यानी सीपी कितना हो जाएगा? 400 रुपए। यानी जो निर्माता है उसने दुकानदार को 400 रुपए में वस्तु बेची थी, कितने परसेंट के लाभ पर? 20% के लाभ पर, सॉरी 25% के लाभ पर। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/4, यानी जो निर्माता का सीपी 4 रुपए था उसने 1 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो वस्तु बेच दी 5 रुपए में। कितने में? 5 रुपए में। इस 5 की वैल्यू दे रखी है, ये 400, ये 400 थी इस वाले 5 की वैल्यू। ठीक है, उसने उसका एसपी 5 रुपए रहा होगा, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 400, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 रुपए। तो उसका जो ओरिजिनल सीपी रहा होगा ना वो 4 4 × 80 यानी 320 रुपए। उसका जो ओरिजिनल सीपी होगा वो 320 रुपए होगा, जो निर्माता के लिए लागत मूल्य होगा। इस सवाल में क्या होता है, इसको पीछे से सॉल्व करते हैं, यहाँ से जो लास्ट में कंडीशन दी होती है उससे हम स्टार्टिंग में लेके जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में, यानी 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। ठीक है, यदि 2 घंटे की निरंतर संचालन के बाद इसकी दक्षता 10% कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल आया था। एक कोई मशीन है जो 2.5 यूनिट टाइम में 2.5 यूनिट टाइम में सॉरी 2.5 मिनट में 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना करती होगी? वो 1 मिनट में करती होगी 1/2.5 यूनिट, ये करती होगी 1 मिनट में। ठीक है ना। अब कह रहा है 2 घंटे तक, 2 घंटे तक तो वो इसी स्पीड से चली थी, यानी 120 मिनट तक, 120 मिनट तक वो इस स्पीड से चली थी, तो कितने यूनिट उसने 120 मिनट में उत्पादन किए होंगे? ठीक है, ये पॉइंट हट के एक जीरो आ जाएगा, 25 से काट लेंगे, ये 100 है, 4 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, यानी उसने जो पहले 2 घंटे में, फर्स्ट 2 आवर में 48 यूनिट का निर्माण कर लिया होगा। ठीक है, जो भी था उत्पादन 48 यूनिट का हो गया होगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उसकी जो एफिशिएंसी है वो 10% घट जाती है। एफिशिएंसी क्या होती है? 10% कम हो जाती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी अगर पहले एफिशिएंसी 10 थी तो अब कितनी हो गई? 9 हो गई। पहले एफिशिएंसी 10 थी तो अब 9 हो गई। ठीक है, अब टाइम कितना लगता होगा? एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, तो उसको पहले अगर टाइम 9 लगता होगा तो अब टाइम 10 लग रहा होगा। पहले उसको 9 यानी 2.5 मिनट लग रहे थे 1 यूनिट बनाने में। ठीक है, तो अब उसको कितने लग रहे होंगे? 10 मिनट। यानी पहले 2.5 की वैल्यू, 9 की वैल्यू 2.5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5/9 और इंटू 10। अब उसको जो टाइम लग रहा होगा ना, इतना टाइम लग रहा होगा, 2.5/9 इंटू 10, इतना टाइम लग रहा होगा उसको 1 यूनिट बनाने में, 1 यूनिट बनाने में। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 10 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25/9, 25/9
मिनट में 1 यूनिट बना रही है वो, अब 25/9 मिनट में 1 यूनिट बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 9/25। 1 मिनट में 9/25 यूनिट का निर्माण करेगी। उसके बाद क्या होता है, ये 5 घंटे की शिफ्ट में, यानी 2 घंटे तो निकल गए, अब बचे 3 घंटे। 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट। 180 मिनट में कितने यूनिट और बना देगी, क्योंकि 48 यूनिट तो बन चुके हैं। ये 5 से काट लो और ये कितना आ जाएगा? 36 बार। और ये कितना हो जाएगा? 9 6 54, 9 3 27 और 5 32, 324/5। ये कितना आ जाएगा? 6 बार कटेगा, 2 4 बार और ये 8 बार। 64.8 यूनिट और बन जाएंगे। 64.8 यूनिट का निर्माण और हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 8 4 12, और ये कितना हो जाएगा? 10 और 1 11, यानी 112.8 यूनिट। 112.8 यूनिट का निर्माण होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो दे रखा था, टाइम का रेशो इसका उल्टा करना होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंकुआकार तंबू है, ठीक है। रेडियस की वैल्यू दे रखी है 7 मीटर, ठीक है, और हाइट दे रखी है उसकी 24 मीटर, ठीक है ना। यदि कपड़े की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इसे बाहर से ढकने की कुल लागत क्या होगी? इसका बाहर से जो सरफेस एरिया होगा, ये सरफेस एरिया पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं। ये कितना होता है? तंबू यानी शंकु, तंबू जो शंकु होता है ना, πr/l, ठीक है। तो हमें आर दे रखा है, एस दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। एल की वैल्यू कैसे आती है? एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25। अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो एल की वैल्यू 25 आ जाएगी, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो। ये कितना होता है? 576। तो ये टोटल कितना आएगा? 5 12 6, 625 आ गया। √625 कितना आ गया? 25, यानी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो πr/l में लगा देते हैं 22/7। आर 7 दे रखा है और एल की वैल्यू 25 दे रखी है, और 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। इस 7 से ये 7 कैंसिल, 11 × 2 है, कितना आ जाएगा ये? 25 दूनी 50। अब ये आ गया 50 और ये 10, 500 × 11, तो 11 × 5 = 55, 5500 रुपये। अगर आप ऑप्शन से करते ना इसमें, तो 22 में छुपा होता है 11, और 11 किसी से कटेगा नहीं, यहाँ पे कहीं 11 नहीं है। अगर आप ऑप्शन से करते ना इसे, आप 10 से 15 सेकंड में लगा सकते थे, क्योंकि ये ऑप्शन भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, बस 5500 एक ऐसा आंसर, एक ऐसा ऑप्शन था जो 11 का मल्टीपल था, अगर आप ऑप्शन से करते तब, वरना इसका ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। ए ने बी से 20% अधिक अंक, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर बी ने 5 किए तो ए ने कितने किए होंगे? 6। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त किए। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। सी से अगर सी ने 4 किए होंगे तो बी ने 25% कम, यानी 3 अंक प्राप्त किए होंगे। तो पूछा है कि सी ने 80 अंक प्राप्त किए हैं, तो ए ने कितने किए होंगे? गैप मेथड हो गया। यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3 है तो यहाँ कर लो। 6 3 18, 5 3 15, और ये 5 चौक 20। सी ने 80 किए हैं, इस 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो पूछा किसका है? ए का। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72, यानी ए ने जो की होंगे वो 72 अंक प्राप्त किए होंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। यदि 3a बराबर 2b बराबर 4c है, तो ए बी सी कितना होगा? ए और बी कितना हो जाएगा? यहाँ से ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इस तरीके से देखते हैं तो ए कितना होता है? 2/3, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर बी और सी देखें, 2b बराबर 4c, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कट जाएगा, 2:1, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, b/c। तो बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, ठीक है। अब पूछा क्या है? ए बी सी पूछा है, फिर से गैप मेथड लग जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 से कर लो। 3 6 और ये 4, 4 6 3। ए बी सी का जो रेशो हो जाएगा 4 6 3 हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल, पहला सॉरी पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। यदि ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है,
प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 29 के, ठीक है ना। और ए भी दे रखा है 10 के, तो ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 29, और 2ab कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 49। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस का 7। कितनी होगी, प्लस माइनस का 7, 7 नहीं होगा, ऑप्शन में प्लस माइनस 7 था, तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर सिर्फ 7 होता तब, सिर्फ 7 और प्लस माइनस 7 होता तब भी हम यही ऑप्शन चूज करते, अगर नहीं दिया होता ये तब हम 7 चूज करते, ठीक है ना। प्लस माइनस 7 इसका आंसर होगा, ना कि प्लस 7। अगला सवाल, इनमें से कौन सा एचसीएफ और एलसीएम के बीच गलत संबंध है, ठीक है। देखो एचसीएफ और एलसीएम का एक बहुत बेसिक रिलेशन होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है जो नंबर दिए होते हैं उनके मल्टीपल के बराबर होता है, मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है ए इंटू बी। तो यही आंसर गलत, ये जो डी ऑप्शन दे रखा है ना एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर ए बटे बी नहीं होता है, ए इंटू बी होता है। दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएम, दो नंबर का जो गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यही गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा था हमसे कौन सा संबंध गलत है, तो ये वाला संबंध गलत हो जाएगा। जो एलसीएम होता है इन दोनों नंबरों से बड़ा होता है, ठीक है ना, और जो एचसीएफ होता है इन दोनों के मिनिमम से छोटा या बराबर होता है, ये बड़ा या बराबर होता है, ये दोनों कंडीशन सही है। तो हमसे पूछी थी गलत कंडीशन कौन सी है, तो गलत कंडीशन यही दे रखी है ऑप्शन नंबर डी, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। 3.2 इंटू 1.5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 दूनी 30, और ये कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45 और 3 48, ठीक है। दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 4.8, 4.8 प्लस एक से एक हट जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट इसके बाद आ जाएगा, अट्टू अट्टू 64, और ये कितना बचा 3, और कितने बार जाएगा 4 बार, यानी 8.4, ठीक है 8.4 हो गया, माइनस 441, और दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, 12, 8 4 12, और 8 4 12 और एक 13, 13.2, और फिर इसको घटा लेते हैं, कितना जाएगा 9, और एक बचा, 11 में से 4 7, और ये कितना बचा 8, 8.79, 8.79। अगला सवाल देखते हैं, तीन दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, ठीक है। जब बिल मिला तो अमिता ने बीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया, ठीक है, और बीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 भुगतान किया। बीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया, अमिता ने बीना के भुगतान का 2/3 किया, ठीक है। अमिता ने बीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया, ठीक है। बीना ने तान्या के भुगतान का, बीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 भुगतान किया, ठीक है। तो अमिता और बीना का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अमिता और बीना का 2:3, और बीना और तान्या का कितना हो जाएगा 1:2, यानी 1:2। तो ए अमिता बीना और तान्या, अमिता का 2 है, बीना का 3 है, यहाँ पे बीना का 1 है, और तान्या का 2 है, ठीक है। तो फिर से गैप मेथड लगा लेते हैं। हमें ये बताना है कि जो बीना है उसने टोटल टोटल जो बिल था उसका कितना हिस्सा चुकाया। ये एक के सामने एक, तो ये कितना हो जाएगा 6, 3, और ये 2। बीना का बताना है, बीना ने कितने रुपए दिए 3 रुपए दिए, टोटल कितना बिल बना 2 और 3 5, और 6 11, यानी 11/3 उसने टोटल, सॉरी 3/11, उसने टोटल 3/11 हिस्सा चुकाया, ठीक है ना। अगला सवाल, इतने ही सवाल आए हुए थे, तो कोई सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस एक सवाल था जो थोड़ा सा मुश्किल था जिसमें एफिशिएंसी दे रखी थी। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।